खेत जोत के तैयार करने के बाद जब उन्होंने फसल रोपने का फैसला लिया, तभी सास बहू शारदा और अनामिका एक दूसरे का बाल पकड़ के खेत के पास खड़े होके खींचा-खींची करने लगती है। उधर बाप और बेटा खेत के दूसरे तरफ थे और अपनी जान पहचान के लोगों से सलाह मशवरा ले रहे थे। इधर बाल खींचा-खींची के दौरान अनामिका सोचने लगी और उसे टमाटर का फसल याद आता है। अचानक से वो सासू माँ के बाल छोड़ देती है। सासू माँ, कौन सा फसल लगाने से मुनाफा होगा अब मुझे याद आ गया है। कौन सी फसल? जरा मैं भी सुनूं। इतना कह के अनामिका के बाल भी शारदा ने तुरंत छोड़ दिया। उन्होंने बाप बेटे को बुलाने के लिए फोन लगाया। बाप बेटा तुरंत उनके पास पहुंच गए। अनामिका, अब तुम बताओ, कौन सी फसल लगाने से हमें ज्यादा मुनाफा होगा? टमाटर की फसल माँ जी। अनामिका के इतना कहते ही सभी अलग अलग चेहरा बना के उसे देखने लगते हैं। ये देखकर अनामिका फिर पूछती है, जब मैंने टमाटर की फसल कही तो सबने ऐसा क्यों चेहरा बना लिया, मानो कि मैंने ठंड से मरने की बात कह दी हो। पता नहीं मौत की खबर है या कुछ और खबर है, पर जो भी कहा वो बहुत बुरी खबर है। कौन सी बात माँ जी? क्या तुम्हें पता है टमाटर की कीमत क्या है? बाजार में 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ, वही तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अभी हम फसल काट के तो उसे नहीं बेच रहे ना पिताजी। अभी हम फसल लगा रहे हैं। फसल पक के हाथ में आने में समय लगेगा। तब तक पुराने टमाटर जाकर नए टमाटर आएंगे और दाम भी बढ़ जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बात आप लोग सोचते क्यों नहीं है? ये सब तो नहीं सोचते हैं बेटा, बस हम मुनाफा ही सोचते हैं। अगर तुम हमें अच्छी आमदनी नहीं दिखा पा रही हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी पूजा की शक्ति क्या होती है। ये कोई साधारण पूजा नहीं है अनामिका, ये अस्त्र शस्त्रों का पूजा होता है। ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा आपको। पर अच्छा मुनाफा अगर पाना चाहते हैं तो मैं जैसा जैसा कहूँगी वैसा वैसा करना होगा, याद रखिएगा। अनामिका की इस बात पर सभी हाँ कह के मंजूरी जताते हैं। आखिरकार वो टमाटर की खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर टमाटर की खेती पकने वाली होती है। ये देखकर सास बहू बाप बेटा सभी बहुत खुश होते हैं। जैसे तैसे जिंदगी काटते हैं और टमाटर पकने का इंतजार करते हैं। दिन निकल रहे थे। उनकी फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। चाहे सास बहू के लिए हो या फिर बाप बेटे के लिए हो, वो टमाटर की खेती नहीं थी, वो पैसों की खेती थी। ये सोचकर वो बहुत उत्साहित थे। तभी फसल काटने का वक्त आ जाता है। शारदा कहने लगती है, अरे बहू, इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। फसल बहुत अच्छी हुई है। बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सासू माँ। बस मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपके लिए एक कमरबंद खरीद के दूं। ये सुनने के बाद ससुर जी प्रसाद वहीं पे बेहोश होके खेत में गिर गए। अनामिका और रमेश जोर जोर से हंसने लगे। शारदा का ये देखकर मुंह बन जाता है। तब अनामिका कहने लगती है, सासू माँ, पिताजी को आपकी खूबसूरती के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कह रही हूँ ना, मैं आपके लिए एक कमरबंद जरूर खरीदूंगी। ठीक है बहू, कौन से सुनार की दुकान कब चलना है मुझे बता देना, मैं रेडी रहूंगी। अरे अरे, अभी नहीं सासू माँ, पहले इन सारे फसल को अच्छे से बिक जाने दीजिए, फिर हमारे सारे खर्च निकल जाने दीजिए। उसके बाद जो मुनाफा बचेगा उससे मैं आपको एक कमरबंद खरीद दूंगी। जब भी वो ऐसी बातें कर रहे थे, तभी प्रसाद को होश लौट आता है और वो उठ के शारदा को देखने लगते हैं। ठीक उसी वक्त भूपति नाम का एक आदमी वहाँ पे आता है और वहाँ आके बताता है कि वो क्यों आया है। देखिए बाबू, व्यापार की बातें, पैसों की बातें सब मेरी बहू जानती है। आप जाके अनामिका से बात कीजिए। उन्हें देखकर अनामिका जाके नमस्ते करती है, पर वो अनामिका का परवाह नहीं करते। देखो, मैं यहाँ आया हूँ तुमसे टमाटर का फसल खरीदने के लिए। फसल तो अच्छी हुई है, टमाटर भी अच्छी है। मैं 10 रुपए का भाव लगाता हूँ। पैसे लो और फसल गाड़ी में लोड करा दो। कल ही रात में मेरी रघुपति जी से बात हुई है। वो 30 रुपए भाव लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने एडवांस भी कर दिया है, मैंने ले भी लिया। तभी अचानक से अनामिका का सेलफोन बज उठता है। उसमें लिखा हुआ था रघुपति कॉलिंग। ये देखकर भूपति हंसने लगते हैं। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आता है। अनामिका फोन उठाती है। उधर रघुपति डर डर के कहते हैं, देखो अनामिका, मुझे तुमसे टमाटर बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। मैंने जो एडवांस तुम्हें दे रखा है उसे लौटाने की जरूरत नहीं। मैं रखता हूँ अनामिका। व्यापार के नाम पे इस तरह की चिंदी चोरी तरकीब सब अनामिका समझ जाती है।
पहले भी 2 लोग आए थे टमाटर खरीदने, उन दोनों को वो फोन लगाती है। कोई भी आगे बढ़ के आता नहीं है। शारदा भी समझ नहीं पाती है आखिर में हो क्या रहा है। देखो, मेरे अलावा तुम्हारे टमाटर अब कोई नहीं खरीदने वाला। जो भाव लगाया है वो लेके टमाटर गाड़ी में चढ़ाओ। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप बस देखते रहिए, मैं इन टमाटर को अच्छे मुनाफे के साथ कैसे बेचती हूँ। अनामिका इसे चैलेंज की तरह ले लेती है। भूपति हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सारे फसल को खेत में इकट्ठा करके रखते हैं। एक दिन अनामिका बाजार जाती है। उसे पता चलता है कि टमाटर के भाव बहुत कम हो गए हैं। दुखी होकर घर लौटती है। वो बात सास, ससुर, पति सभी को बताती है। वो भी सुन के दुखी हो जाते हैं। पर अनामिका ज्यादा परेशान ना होकर वो सोचने लगती है। तभी अचानक से उसे एक तरकीब सूझती है। सासू माँ, हमारी फसल, हमारा परिश्रम, हमारा मुनाफा। हम गांव के बीचों बीच बैठ के टमाटर की भज्जी बनाकर बेचेंगे। पिताजी और आपका बेटा वही चीज को गांव में घूम घूम के बेचेंगे। ऐसा करने से हमें मुनाफा अच्छा होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, और इसलिए इस बारे में सोच के ज्यादा परेशान मत होइए। अनामिका इस तरह से कहती है। अनामिका की बातें सुन के सास, ससुर और उसके पति उसकी बातों पर तैयार हो जाते हैं। फिर अनामिका गांव के बीच बाजार में बैठ के टमाटर का भज्जी बनाकर बेचना शुरू करती है। रमेश साइकिल में लेकर टमाटर भाजी घूम घूम के बेचने लगता है। प्रसाद ठेले में लेकर रमेश के दूसरे तरफ जाके टमाटर भाजी बेचने लगते हैं। इस तरह से सास बहू मिलके तरह तरह के टमाटर भाजी बना के बेचने लगती है। अब क्योंकि भज्जी के स्वाद बड़े अच्छे थे तो उनका व्यापार रमारम चलने लगता है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। और वादे के मुताबिक अनामिका ने सासू माँ को एक अच्छा सा कमरबंद खरीद दिया। बहू रानी अनामिका की बेवकूफ भरी हरकतों की वजह से शारदा को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसकी वजह से शारदा को एक के बाद एक सरदर्द की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। उस दिन भी वो हॉल के सोफे में बैठकर अपनी सरदर्द की दवाइयाँ ले रही थी। तभी शारदा के पति प्रसाद वहाँ आते हैं। शारदा, ये कोई चॉकलेट नहीं है, ये दवाई है, दवाई। लालची की तरह तुम खा रही हो। इतना खाओगी तो ये काम करना भी बंद कर देगा। शारदा बहुत कमजोर दिख रही थी और कहने लगी, आपको मुझे देख के मजाक लग रहा है? चाहे इंसान कितना भी लालची क्यों ना हो, दवाइयों के लिए वो लालची नहीं हो सकता। पर तुम्हारे हाव भाव देख के तो ऐसा ही लग रहा है। अगर मेरे हाव भाव को हटा दीजिए तो मैं इन दवाइयों को सिर्फ बहू के लिए ही लेती हूँ। देखो शारदा, सास बहू के मामले को बाप बेटे तक खींच कर मत लाओ। दो बेवड़े जैसे फिर से पहले जैसे हो जाते हैं, वैसे ही सास बहू का रिश्ता है। बीच में जो घुसेगा उसका दांत टूटेगा, उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक टेढ़ा हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा कहकर प्रसाद वहाँ से चले गए। शारदा बस सोचते ही रह गई कि प्रसाद वहाँ पर क्यों आए और क्यों चले गए। शारदा को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तब तक थोड़ी देर बाद अनामिका वहाँ पर आती है। सासू माँ, चाय लेकर आऊं क्या? नहीं बहू, मैं अस्पताल जाकर आती हूँ। तुम सावधानी पूर्वक रहना। अगर कोई घर आए तो हमारे वो रिश्तेदारी होंगे, उनका आदर सत्कार करना। ठीक है सासू माँ। मुझे नहीं पता बहू, देखकर तो तुम चालाक ही लगती हो, पर ऐसी ऐसी बेवकूफ भरी हरकतें करती हो जिसकी वजह से मेरा सर दर्द कम ही नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अस्पताल जाती हूँ, तुम सावधानी पूर्वक रहना। ठीक है सासू माँ। ऐसा कह के शारदा घर से अस्पताल के लिए निकल जाती है। 10 मिनट के बाद एक भिखारी आता है और घर पे आके वो कॉलिंग बेल बजाता है। अनामिका जो किचन में थी, आवाज सुन के वो दरवाजा खोलने आती है। दरवाजा खोलते ही सामने उसे एक भिखारी दिखता है। अचानक से उसे सासू माँ की बातें याद आती है। आइए बाबू आइए, कौन से गांव से आए हैं? ये सब देखकर भिखारी भी बड़ा आश्चर्य हो गया। वो कुछ कहने का कोशिश कर रहा था, पर अनामिका उसकी बातें नहीं सुन रही थी। उसे अंदर लेके घर पे आती है और उसे ले आके सोफे पे बैठाती है। जल्दी से वो फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक ले आके उसे पीने के लिए देती है। आप गांव से कब आए चाचा जी? वहाँ पे सब कैसे हैं? वो बात नहीं है, मैं आपका चाचा नहीं लगता हूँ, मैं भिखारी हूँ। मेरी वेशभूषा देख के समझ नहीं आ रहा क्या, या फिर आप अंधी हैं? आप ऐसी बातें मत कीजिए, सोफे पे आराम से बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीजिए। मैं जल्दी से खाना पका के ले आती हूँ
तरह तरह की चिकन करी, उसे खा के थोड़ा आराम कीजिए। अरे आप इतनी बेवकूफ क्यों है? मैं आपके चाचा नहीं हूँ, भिखारी हूँ। चाहे भिखारी कितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना करे, अनामिका उसकी एक बात नहीं सुनती है और किचन में चली जाती है। 10 मिनट के बाद वो गर्मा गर्म तरह तरह के पकवान पकाती है, पर भिखारी को वहाँ ले आके डाइनिंग टेबल पे बैठाती है। गर्मा गर्म चिकन और चावल परोसती है। जैसे ही वो खाना देखता है सब कुछ भूल जाता है और जल्दी जल्दी सारा खाना वो खाने लगता है। उसका सारा फोकस मुर्गी के टांग पे था। तभी अचानक से कॉलिंग बेल बजता है। कॉलिंग बेल बजते ही भिखारी चिंतित हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लेती हूँ चाचा, आप अच्छे से खाइए। ऐसा कहकर वो दरवाजे के पास आती है दरवाजा खोलने के लिए। सासू माँ जो अस्पताल गई हुई थी वो तब तक घर लौट आती है। डाइनिंग टेबल पे बैठकर भिखारी चिकन लेग पीस खा रहा है, ये देखकर शारदा तो शॉक हो जाती है। वहाँ जाके वो गुस्से से कहने लगती है, अरे तुम कौन हो? तुम्हारा हाव भाव देख के तो भिखारी लग रहे हो। मैं यहाँ नहीं आया, मैं तो भिखारी हूँ। मेरी किस्मत कहाँ कि मैं इतने बड़े घर में रहूं, पर मैं आज आपके डाइनिंग टेबल पे बैठ के पेट भर के खाना खाया। ये सब सुन के शारदा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से से उसे कहने लगी, और अगर 1 मिनट तुम यहाँ खड़े रहे तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। निकलो अभी के अभी। ऐसा कह के शारदा जब उस भिखारी को पीटने ही वाली थी, भिखारी जल्दी जल्दी चावल और चिकन को बैग में भरता है और वहाँ से भाग निकलता है। फिर शारदा अपनी बहू रानी अनामिका से पूछती है, आप ही ने तो कहा था सासू माँ, हमारे घर पे जो भी आते हैं वो हमारे रिश्तेदारी होते हैं, उनका सम्मान करना, अंदर बैठा के खाना खिलाना। आपने जैसा कहा वैसे ही तो किया। अनामिका के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद शारदा आश्चर्य हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर शारदा एक दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती है। जब वो लौट के आती है तो घर पे ताला लगा हुआ था। ये देखकर शारदा बहू को फोन लगाती है। अनामिका ऑटो से घर लौट आती है। शारदा देखती है कि बहू अनामिका के हाथ में एक सब्जी का थैला है। सासू माँ, कितनी देर हो गई आए हुए? वो ठीक है, पर तुम घर पे ताला लगाई हुई हो। तुम्हारे पिताजी कहाँ है? वो तो घर पे है माँ जी, घर पे सो रहे हैं। अगर मैं दरवाजा खोल के बाजार चली गई होती तो हो सकता है कि चोर घुस आता, इसीलिए मैंने अक्ल लगाया। एक बार आपने कहा था ना कि जब पिताजी सोते हैं बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह सोते हैं, ये बात मुझे याद थी। इसीलिए मैंने सोचा उन्हें जगाने से बेहतर है कि मैं ताला लगा के बाजार चली जाऊं और थोड़ी सब्जियां ले आऊं। वो ठीक है, पर तुम पास के सुपरमार्केट में क्यों नहीं गई? ऑटो लेके कहाँ गई थी? किसान बाजार में ना सब्जियां बहुत कम भाव में मिलते हैं माँ जी, पता चलती मैं वहाँ चले गई। किसान बाजार में 10 रुपए सस्ते मिलेंगे सोचकर तुम ऑटो के लिए 500 रुपए खर्च कर दी। हाँ सासू माँ। फिर दरवाजे के सामने खड़े होकर सासू माँ शारदा अपनी बहू अनामिका को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। अब ये कुछ नया नहीं था, इसलिए अनामिका फिर से जाके अपने कामकाज में लग जाती है। एक दिन और वो कुकर में चावल डाल के सासू माँ के पास आकर पूछती है, सासू माँ, आपने मुझे चावल धोने के लिए कहा था ना? हाँ, पर इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है? आपने धोने के लिए तो कह दिया, पर कौन से साबुन से धोना है आपने ये नहीं बताया। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा अपना सर फिर से पकड़ लेती है। अनामिका को शारदा की परिस्थिति समझ में आ जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।